मनोज कुमार जी के जेएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब में स्वागत है। हम इस वीडियो में बिहार से संबंधित सामान्य अध्ययन को ये तीसरा वीडियो को देखेंगे। इसमें तो इसमें मौर्य वंश से शुरू कर रहे हैं। इसमें तो इसमें देखते हैं, पहला है मौर्य वंश। तो इसमें है मौर्य वंश के बारे में है कि पुराण, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा विदेशी लेखकों द्वारा मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो पुराण से, बौद्ध साहित्य से, जैन साहित्य से, कौटिल्य के अर्थशास्त्र यानी चाणक्य के अर्थशास्त्र से तथा विदेशी लेखकों द्वारा मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। स्ट्रैबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य को, यहाँ को छूटा हुआ है, को सेंड्रोकोटस, जबकि एरियन एवं प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस से कहा है। यानी स्ट्रैबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? सेंड्रोकोटस कहा है, जबकि एरियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को। फिर आगे है, विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य की है। यानी विलियम जोन्स ने ही पता लगाया कि जो सेंड्रोकोटस जो है वह दूसरा कोई नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य ही है। तो इसीलिए यहाँ है, विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की है। फिर आगे है, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ब्राह्मी लिपि को अनुदित किया। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ब्राह्मी लिपि को क्या किया? अनुदित किया। 326 ईस्वी पूर्व में यूनान यानी मकदूनिया, यूनान का दूसरा नाम मकदूनिया है। तो 326 ईस्वी पूर्व में यूनान यानी मकदूनिया के शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर कहाँ का था? यूनान के यानी मकदूनिया के था। वह भारत पर आक्रमण करता है, सिंधु नदी को पार करता है और सिकंदर जो है झेलम का दूसरा नाम है बितास्ता, झेलम के तट पर आ जाता है। यानी सिंधु नदी को पार करके और सिकंदर जो है झेलम यानी बितास्ता के तट पर आ जाता है, जिसे बितास्ता या हाइडेस्पेज का युद्ध भी कहते हैं। और वहाँ जो युद्ध होता है उसको बितास्ता या हाइडेस्पेज का युद्ध कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, ब्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर देता है। ब्यास नदी के तट पर जो आता है सिकंदर का सेना, तो उससे आगे बढ़ने से सिकंदर का सेना जो है इनकार कर देता है, वो आगे नहीं बढ़ना चाहता है। कारण क्या है? तो ब्यास नदी से ही नंद सम्राट की सीमा आरंभ होती थी। ब्यास नदी से ही नंद सम्राट की सीमा आरंभ होती थी और उस समय नंद वंश का शासक कौन था? धनानंद था। मतलब जब भारत पर जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो उस समय किसका शासन चल रहा था? तो धनानंद का शासन चल रहा था। फिर है, सिकंदर भारत में 19 महीने रहा। सिकंदर भारत में कितने दिन रहा? तो सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा। अब इसके बाद है मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है। चंद्रगुप्त मौर्य जिसका शासनकाल रहा है 323 ईस्वी से पूर्व से लेकर के 298 ईस्वी पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य कब से कब तक शासन करता है? तो 323 ईस्वी पूर्व से लेकर के 298 ईस्वी पूर्व तक, यानी लगभग क्या हो गया? लगभग हो गया 25 वर्ष तक शासन करता है चंद्रगुप्त मौर्य। 323 ईस्वी से लेकर 298 ईस्वी का समय जो हो गया 25 वर्ष हो गया। फिर अगला है, अपने गुरु कौन? चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मगध का शासक बनता है। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त भी कहते हैं और कौटिल्य भी कहा जाता है। चाणक्य का दूसरा नाम है विष्णुगुप्त और चाणक्य और कौटिल्य भी कहते हैं। तो अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त जो है मगध का शासक बना।
305 ईस्वी पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ। सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध कब होता है? 305 ईस्वी के आसपास में। युद्ध के बाद संधि हो गई। युद्ध होते होते क्या हो गया? दोनों में संधि हो गया और इसके बाद वैवाहिक संबंध भी स्थापित होता है। युद्ध के बाद संधि हुई, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्या हुआ? काबुल मिल गया। एरिया एक क्षेत्र, काबुल वाला क्षेत्र एरिया मिल गया। अराकोशिया, कंधार में एरोकेशिया पड़ता है, अराकोशिया मिल गया चंद्रगुप्त मौर्य को। जिड्रोसिया मिल गया जो मकरान में है। इसका पेरीपेमिसदाई जो हेरात में, ये सब क्षेत्र उस युद्ध के परिणाम में इसको मिल गया, चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गया। साथ ही यूनानी राजकुमारी से उसका विवाह भी हो गया और यूनानी राजकुमारी से उसका शादी भी हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का। फिर है सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का था। और किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा है। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा है। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। फिर आगे है, जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंप कर जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक में चले गए। जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने क्या किया? अपने पुत्र बिंदुसार को, चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? बिंदुसार। तो बिंदुसार को जो है सत्ता शासन सौंप देता है और जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चला जाता है। श्रवणबेलगोला कहाँ है? तो कर्नाटक में है, चले गए। और वहीं संलेखना विधि से, संलेखना विधि का मतलब उपवास, मतलब भूखे रह करके संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिए चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बाद है सिकंदर, नहीं बिंदुसार है। अब बिंदुसार जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 25 वर्ष तक शासन किया। 323 ईस्वी पूर्व से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया। अब जब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार आता है जो 298 ईस्वी पूर्व से लेकर 272 ईस्वी पूर्व तक शासन करता है। तो 272 ईस्वी पूर्व तक शासन करता है। इसमें क्या है? तो इसे क्या कहा गया है? बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा गया है, भद्रसेन भी कहा गया है, सिंहसेन भी कहा गया है। तो बिंदुसार के अन्य 3 नाम हैं। अमित्रघात के नाम से कहा गया है, भद्रसेन कहा गया और सिंहसेन भी कहा गया है। इसी के समय, किसके समय? बिंदुसार के समय सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डायमेकस, सीरिया के शासक था कौन? एंटियोकस, और उसका राजदूत जो था डायमेकस, वो आया था बिंदुसार के दरबार में। साथ ही कौन और आया था? मिस्र के शासक टॉलमी, मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय तथा फिलाडेल्फस का राजदूत डायनिसियस मौर्य दरबार में आए थे। तो ये सब कहाँ, किसके शासनकाल में आया था? बिंदुसार के शासनकाल में आया था। बिंदुसार जो था आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी था। बिंदुसार के आजीवक संप्रदाय का मतलब होता है भाग भरोसे रहने वाला, जो मानता है कि भाग में जो लिखा होगा वही होगा। तो ये मत किसका है? तो आजीवक संप्रदाय का मत है। तो वही बिंदुसार जो था आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के बाद उसका पुत्र आता है अशोक। अब अशोक का शासनकाल का तो 272 से लेकर के 232 ईस्वी तक शासन करता है, लगभग 40 वर्ष। अशोक भी लगभग 40 वर्ष शासन करता है। चंद्रगुप्त ने शासन किया था 323 ईस्वी से लेकर के 298 ईस्वी तक। और 298 इसके बाद चंद्रगुप्त का पुत्र जो है बिंदुसार, वह 298 ईस्वी से 275 ईस्वी तक शासन करता है। फिर बिंदुसार का पुत्र आता है अशोक। वो अशोक जो है 272 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक शासन करता है, मतलब ये लगभग 40 वर्ष शासन करता है अशोक। सिंहासन पर बैठने के अशोक क्या करता है? सिंहासन पर बैठने के 4 वर्ष बाद 269 ईस्वी पूर्व में राज्याभिषेक हुआ, यानी 4 वर्ष के बाद राज्याभिषेक करवाता। सिंहासन में बैठने के 4 वर्ष बाद अपना राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक से पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। राज्याभिषेक से पहले अशोक जो था उज्जैन का राज्यपाल था।
इसके बाद सिंघली अनुसूची के अनुसार, मतलब श्रीलंका में जो कहावत है तो वही है, सिंघली अनुसूची के अनुसार निग्रोध के प्रवचन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। निग्रोध उसका भतीजा था, अशोक का भतीजा निग्रोध था, जिसके प्रवचन से अशोक ने, उसका भतीजा निग्रोध मतलब अशोक का भतीजा निग्रोध ने प्रवचन दिया और उस प्रवचन के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और मोगलीपुत्तिस का शिष्य बना। मोगलीपुत्तिस का शिष्य बना। मोगलीपुत्तिस कौन था? तो बौद्ध, तीसरा बौद्ध संगति जो हुआ था पाटलिपुत्र पटना में अशोक के शासनकाल में, तो तीसरा बौद्ध संगति का अध्यक्षता यही मोगलीपुत्तिस ने किया था। तो यही मोगलीपुत्तिस का शिष्य बना कौन? अशोक बनता है। अशोक पहले शैव धर्म को मानता था, अशोक पहले शैव धर्म को मानने वाला था, लेकिन अपने भतीजा निग्रोध से प्रभावित होकर, यानी उसके प्रवचन को सुन करके वह बौद्ध धर्म अपना लिया। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष उसने बोध गया की यात्रा की। अशोक ने कब बोध गया की यात्रा किया? तो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष अशोक ने बोध गया की यात्रा की और 14वें वर्ष, राज्याभिषेक के 14वें वर्ष धम्म महामात्र की नियुक्ति किया। अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में उसने बोध गया की यात्रा किया और 14वें वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति किया। फिर इसके बाद है 20वें वर्ष में क्या किया? 20वें वर्ष लुम्बिनी गया और उसे उल्बिक यानी कर मुक्त घोषित कर दिया। 20वें अशोक ने कहाँ गया? लुम्बिनी गया और उसे उल्बिक यानी कर मुक्त घोषित कर दिया। उल्बिक मतलब कर मुक्त होता है, तो कर मुक्त घोषित कर दिया। किसको? लुम्बिनी में, मतलब लुम्बिनी पर जितना कर लगा हुआ था उस कर को समाप्त कर दिया। भाग कर को घटाकर, और एक भाग कर था उस कर को घटाकर 1/8 कर दिया। भाग कर एक था तो उसको 1/8 कर दिया। उसके बाद है अशोक के अभिलेख के बारे में है। अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेखों में शाहबाज गढ़ी एवं मानसेहरा जो पाकिस्तान में है, अशोक के अभिलेखों में शाहबाज गढ़ी एवं मानसेहरा जो पाकिस्तान में है के अभिलेख खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। खरोष्टी लिपि में होता है कि दाएं से बाएं लिखा जाता है। तक्षशिला से अरमाई के लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख, तक्षशिला से जो अभिलेख प्राप्त हुआ वो किस लिपि में था? तो अरमाइक लिपि में है, उत्कीर्ण है। सरेकुना से यूनानी तथा अरमाइक लिपियों के उत्कीर्ण अभिलेख मिला है। सरेकुना से यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में उत्कीर्ण अभिलेख प्राप्त हुआ है। फिर आगे है अशोक के इतिहास भी हमें इन्हीं अभिलेखों से प्राप्त होता है। अब अशोक के शासनकाल का जो इतिहास का पता चलता है इन अभिलेख से ही पता चलता है। अभी तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। अशोक के बृहस्पतिलेख के बारे में कुछ दिया हुआ है। अशोक के बृहस्पतिलेख जैसे धौली यह उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। शाहबाज गढ़ी यह पाकिस्तान पेशावर में स्थित है। मानसेहरा यह पाकिस्तान के हजारा जिला में स्थित है। कालसी यह उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। जौगढ़ यह उड़ीसा के जौगढ़ में स्थित है। इसके बाद है शोपारा यह महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित है। एरागुड्डी यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। गिरनार यह गुजरात के काठियावाड़ के जूनागढ़ के पास स्थित है। गिरनार कहाँ है? गुजरात के काठियावाड़ के जूनागढ़ के पास स्थित है। इसके बाद अशोक के लघु शिलालेख, अशोक के लघु शिलालेख कहाँ से? ब्रह्मगिरी से, यह मैसूर के चित्रदुर्ग में स्थित है। अशोक के लघु शिलालेख जैसे ब्रह्मगिरी है यह मैसूर के चित्रदुर्ग में स्थित है। सिद्धपुर यह ब्रह्मगिरी से 1 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। जतिन रामेश्वर यह ब्रह्मगिरी से 3 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। अहरौरा यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। अहरौरा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। कि शारो मारो, इसके शांडो मांडो भी कहीं लिखा हुआ है। शारो मारो या शांडो मांडो यह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है। इसका नेतूर यह कर्नाटक के बेलारी जिले में स्थित है। रूपनाथ यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। गुर्जरा यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। भाब्रू यह राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। मास्की यह रायचूर जिला में स्थित है।
फिर आगे है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने दूतों एवं प्रचारकों को विदेशों में भेजा। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने दूतों तथा प्रचारकों को विदेश में भेजा। अपने दूसरे एवं 13वें शिलालेख में उसने उन देशों का नाम लिखवाया जहां दूत भेजे थे। उनके जो लेख है, दूसरे एवं 13वें शिलालेख है, उसमें लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ दूत को और प्रचारक को भेजा था, किस किस देश में, वहाँ लिखा हुआ है। किसमें? दूसरे एवं 13वें शिलालेख में लिखा हुआ है। दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य चोल, पांड्य, सतीय पुत्र, केरल पुत्र एवं ताम्रपर्णी बताए गए हैं। अशोक का जो सीमा था, उस सीमा के दक्षिण सीमा पर दक्षिण तरफ से चोल था, पांड्य था, सतीय पुत्र था, केरल पुत्र था और ताम्रपर्णी बताए गए हैं। इसके बाद है अशोक के लघु स्तंभ लेख। अशोक के लघु स्तंभ लेख, तो सम्राट अशोक की राजकीय घोषणा, सम्राट अशोक की राजकीय घोषणा की जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। लघु स्तंभ लेख पर क्या है? तो सम्राट अशोक की राजकीय घोषणा उत्कीर्ण है। महत्वपूर्ण अभिलेख निम्न स्थानों से पर स्थित है। इनका जो महत्वपूर्ण अभिलेख है वो निम्न स्थानों पर स्थित है। जैसे सांची का यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। सारनाथ यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला में स्थित है। रुमिनदेई यह नेपाल के तराई में स्थित है। कौशाम्बी यह प्रयागराज के निकट है। निगली सागर यह नेपाल के तराई में स्थित है। इसके बाद है वैशाली, यह बिहार में स्थित है। यह जो है बिहार में स्थित है। इसके बाद अशोक के गुहा लेख। अशोक के गुहा लेख, दक्षिण बिहार के गया जिला में स्थित बराबर नामक 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं। इन सभी की भाषा प्राकृतिक तथा ब्राह्मणी लिपि में है। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा की लिपि ब्राह्मणी न होकर के खरोष्टी में है, बाकी सभी ब्राह्मणी में है। खरोष्टी में कौन कौन है? तो शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा। यह लिपि जो है क्या दाईं ओर से बाईं ओर, यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर, यहाँ दाईं हो जाएगा, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। इसके बाद है तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा एक भग्न अभिलेख कंधार के पास सरेकुन्हा नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुआ है। अशोक के स्तंभ लेख, अशोक के स्तंभ लेख के बारे में है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 भिन्न स्थानों से के पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं, मतलब पत्थर पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। इन स्थानों के नाम इस तरह है। कौन कौन 6 स्थान है? 7 अभिलेख जो स्तंभ लेख मिला है, जो 6 जगह से मिला है, तो कौन कौन है? वो है कौशाम्बी का स्तंभ लेख, यह इलाहाबाद में यह जो है कौशाम्बी स्तंभ लेख इलाहाबाद में अकबर द्वारा लाया गया था। इसका दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, यह दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख दिल्ली टोपरा यह स्तंभ लेख प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पाया गया था। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। किसको? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को। इस पर अशोक के 7वें अभिलेख उपकरण है। इस पर अशोक के सातों अभिलेख उपकरण है। किस पर? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पर। फिर आगे है दिल्ली मेरठ स्तंभ, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। तो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, यह स्तंभ लेख भी पहले मेरठ में था, जो बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। इसके बाद लौरिया अरेराज तथा लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, यह स्तंभ लेख बिहार राज्य के चंपारण जिला में स्थित है। इसके बाद रामपुरवा स्तंभ लेख, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थित है।
इसके बाद है प्रांतीय शासन। अशोक मौर्य काल के चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन या अशोक के प्रांतीय शासन के बारे में है। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने राज्यों को 4 प्रांतों में विभाजित किया, जिन्हें चक्र कहा जाता था। 4 प्रांतों में विभाजित किया, जिन्हें चक्र कहा जाता था। इन प्रांतों का शासक सम्राट के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होता था। सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई। पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 4 प्रांत था, 4 चक्र था, लेकिन अशोक के शासनकाल में 5 प्रांत हो गया, 5 चक्र हो गया। कौन कौन था? तो पहला था प्राची, जो मध्य प्रदेश में था, मध्य प्रदेश में। उसका राजधानी मध्य प्रदेश लिखता था, मध्य देश लिखता था। इसका राजधानी पाटलिपुत्र था। उत्तरापथ, इसका राजधानी तक्षशिला। दक्षिणापथ, इसका राजधानी सुवर्णगिरी। अवंती राष्ट्र, इसका राजधानी उज्जैनी। कलिंग, इसकी राजधानी तोसली थी। फिर आगे है, परंतु चक्रों का प्रधान यानी प्रांतों का प्रशासन कुमारामात्य या कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारी द्वारा होता था। जो चक्र होता था, जो प्रांत था, 5 उपप्रांत था, उसका प्रशासन कौन करता था? तो उसको कुमारामात्य या कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारी को द्वारा होता था। प्रांत मंडल तथा मंडल जिलों में विभक्त था। प्रांत जो था मंडल में विभक्त था और मंडल जिला में विभक्त था। इन्हें आहार या विषय कहा जाता था और इन्हें आहार या विषय कहा जाता था। जिसका प्रशासक कौन था? विषयपति कहलाता था। जिसका प्रशासक विषयपति कहलाता था। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक होता था, स्थानिक कहलाता था। गोप क्या था? तो गोप 10 गांव का प्रशासक था। गोप जो होता था 10 गांव का प्रशासक को गोप कहा जाता था। नगर प्रशासन क्या था? नगर प्रशासन तो मेगास्थनीज के अनुसार नगरीय प्रशासन जो था 30 सदस्यों के मंडल द्वारा चलाया जाता था। यह मंडल में विभाजित था। प्रथम समिति जो था उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करता था। प्रथम समिति जो था क्या था? उद्योग मतलब मेगास्थनीज के अनुसार नगरीय प्रशासन जो था 30 सदस्यों के मंडल द्वारा चलाया जाता था। और यह क्या था? कितने में? 6 मंडल में विभाजित था। इसमें है प्रथम समिति, यह मंडल में विभाजित था। प्रथम समिति जो था उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करता था। द्वितीय समिति विदेशी की देखरेख करता था। दूसरे समिति का काम क्या था? विदेशियों का देखरेख करना। तृतीय का काम क्या था? तो जनगणना के कार्यभार देखना था तृतीय का। चतुर्थ समिति का कार्य था व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था करना। पंचम समिति का कार्य था विक्रय की व्यवस्था करना और निरीक्षण करना। षष्ठम यानी 6ठा जो समिति था उसका काम था विक्रय कर व्यवस्था करना, विक्रय कर व्यवस्था करना। फिर आगे है, नगर में पुलिस व्यवस्था थी जिसे रक्षित कहा जाता था। नगर की जो पुलिस व्यवस्था थी उसको रक्षित कहा जाता था। यूनानी स्रोतों में वर्णित अधिकारी एग्रोनोमोई यानी जिलाधिकारी, एंटीनोमोई यानी नगर आयुक्त तो था। यूनानी स्रोतों में वर्णित अधिकारी जो एग्रोनोमोई किसको कहा जाता था? एग्रोनोमोई जिलाधिकारी को एग्रोनोमोई कहा जाता था। एंटीनोमोई किसको कहा था? नगर आयुक्त को एंटीनोमोई कहा जाता था। सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में विभक्त थी जो सैन्य विभाग द्वारा निर्दिष्ट थी। सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में विभक्त थी जो सैन्य विभाग द्वारा निर्दिष्ट थे। प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे। कौन कौन था? और सैनिक जो बटा हुआ था किस तरह का? तो पैदल सेना था, अश्व सेना था, गज सेना था यानी हाथी वाला सेना, अश्व सेना मतलब घोड़ा वाला सेना, रथ सेना था और नौ सेना था, पनिया जहाज वाला सेना था। सैनिक प्रबंधन का सर्वोच्च अधिकारी अंतपाल कहलाता था। सैनिक प्रबंधन का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? तो उसे अंतपाल कहा जाता था। यह सीमांत क्षेत्रों का भी व्यवस्थापक होता था, मतलब बॉर्डर साइड का भी व्यवस्थापक होता था। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल, मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में क्या क्या था? तो 6 लाख पैदल सेना था, 50,000 अश्वारोही यानी घोड़ा पर सवार सैनिक था, 9,000 हाथी पर सवार सेना था,
800 रथ से सुसज्जित अजेय सैनिक थे उनके पास। क्या क्या था? 6 लाख पैदल सैनिक, 50 अश्वारोही, 9000 हाथी, 800 रथ से सुसज्जित अजेय सैनिक थे। इसका अशोक के परवर्ती मौर्य सम्राट, अशोक के बाद जो मौर्य सम्राट हुआ कौन कौन था? मगध साम्राज्य के महान मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व में हुई थी। अशोक के उपरांत अगले 5 दशक तक, यानी 50 वर्ष तक, 5 दशक मतलब 50 वर्ष तक उनके निर्बल उत्तराधिकारी शासन संचालित करते रहे। मतलब अशोक के बाद भी लगभग 50 वर्षों तक उनके उत्तराधिकारी जो निर्बल था, कमजोर था, शासन करते रहे। अशोक के उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी भाग में बट गया। अशोक के मरने के बाद, मृत्यु के बाद जो मौर्य साम्राज्य था पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में बट गया। पश्चिमी भाग पर कुणाल शासन करता था, जबकि पूर्वी भाग पर संप्रतीक का शासन था। पश्चिमी भाग पर कुणाल शासन करता था, जबकि पूर्वी भाग पर संप्रतीक का शासन था। लेकिन 180 ईस्वी पूर्व तक पश्चिमी भाग पर बैक्टीरिया तथा यूनानियों का पूर्ण अधिकार हो गया। 180 ईस्वी आते आते पश्चिमी भाग वाला जिस पर कुणाल शासन करता था उस पर बैक्टीरिया तथा यूनानियों का पूर्ण अधिकार हो गया। पूर्व भाग पर दशरथ राज करता था। पूर्वी भाग उस समय जब बैक्टीरिया का अधिकार हो गया तो पूर्वी भाग पर संप्रति का ही कोई रहा होगा जो उसका नाम था दशरथ, वो शासन कर रहा था। फिर है अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त था। उनकी हत्या कौन? सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया। उन्हीं का सेनापति, बृहदत्त का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग ने, तो वही सेनापति ने उसकी हत्या कर दी और इससे मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? तो बृहदत्त था। और उसकी हत्या किसने किया? तो उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। उसने हत्या करके अपना वंश चला दिया। कौन? शुंग वंश की स्थापना किया। मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर उसकी सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईस्वी पूर्व में मगध का शासक बना। उसकी उपाधि सेनानी थी। पुष्यमित्र शुंग को कौन सा उपाधि मिला था? सेनानी की उपाधि मिला था। उसने यवन आक्रमण को विफल किया। यवन आक्रमण था, उसको विफल कर दिया। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध कराए। पुष्यमित्र कितने यज्ञ करवाए थे? अश्वमेध 2 यज्ञ करवाए थे, अश्वमेध यज्ञ। इसके पुरोहित कौन थे? पतंजलि। पतंजलि किसके पुरोहित थे? तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। उसके बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना। पुष्यमित्र शुंग के बाद उसका पुत्र कौन था? अग्निमित्र, वो शासक बना। इसी अग्निमित्र और मालविका नामक लड़की, अग्निमित्र मतलब पुष्यमित्र शुंग का पुत्र और मालविका नाम की लड़की से जुड़ी कहानी पर महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम ग्रंथ को लिखा। अग्निमित्र तथा मालविका नामक जो लड़की थी उसी पर आधारित महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम ग्रंथ को लिखा है। तो अग्निमित्र कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। और पुष्यमित्र शुंग कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम जो सम्राट था बृहदत्त का सेनापति था, जो बाद में बृहदत्त का ही हत्या करके अपने वंश शुंग वंश की स्थापना किया था। अब है जो ये शुंग वंश है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था। अब इसका भी जिस तरह से मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। उसी तरह शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद देवभूति के बाद, शुंग वंश के बाद अब कर्ण वंश बनता है, कर्ण वंश आता है। अब क्या हुआ? कर्ण वंश की स्थापना हुआ। देवभूति के मंत्री, फिर इसका मंत्री देवभूति के मंत्री वसुमित्र ने उसकी हत्या कर कर्ण वंश की नींव डाली। जिस तरह से वहाँ बृहदत्त को हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था, उसी तरह उस शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके वसुमित्र ने उसको हत्या कर दिया और कर्ण वंश की नींव डाल दी।
फिर इस कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा इस वंश का आखिरी शासक था। सुशर्मा, कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा था। यानी सुशर्मा किस वंश का था? तो कर्ण वंश का था। इसके बाद आता है कुषाण वंश। इसके बाद है कुषाण वंश। तो कनिष्क ने पाटलिपुत्र को विजित कर अश्वघोष को अपने साथ ले गया। कनिष्क ने पाटलिपुत्र को विजित कर अश्वघोष को अपने साथ ले गया। कुषाण कालीन नागार्जुन नालंदा के एक प्रसिद्ध रसायनविद थे। कुषाण कालीन नागार्जुन था, नागार्जुन जो कुषाण काल में नागार्जुन था वो नालंदा के एक प्रसिद्ध रसायनविद थे, रसायन के जानकार थे। प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाला उपकरण बीकर का आविष्कार नागार्जुन ने ही किया था। प्रयोगशाला में जो बीकर का उपयोग होता है उसका आविष्कार किसने किया? नागार्जुन। नागार्जुन कौन था? तो कुषाण कालीन नागार्जुन नालंदा के एक प्रसिद्ध रसायनविद थे। इसके बाद है कुषाण साम्राज्य के बाद पाटलिपुत्र पर लिच्छवियों का शासन रहा। जब कुषाण वंश का साम्राज्य का अंत होता है तब लिच्छवियों का शासन उस पर स्थापित हो जाता है। इसके बाद आता है गुप्त वंश। वो मौर्य वंश था, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त था। और इसके बाद अब गुप्त वंश आता है। गुप्त वंश, इस वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था। मतलब संस्थापक, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त था। इसकी उपाधि महाराज की थी। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण किया था। इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त था। और श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी माने पुत्र था कौन? घटोत्कच गुप्त था। घटोत्कच गुप्त। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम शासक, उसके बाद घटोत्कच गुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम शासक था बना, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। प्रथम बार महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करता है। अपने राज्याभिषेक 319 ईस्वी के आधार पर इसने गुप्त संवत शुरुआत की। गुप्त संवत शुरुआत किया चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का शुरुआत किया था 319 के आधार पर। इसके बाद है संपूर्ण बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से इसके राज्य में शामिल थे। किसके? तो चंद्रगुप्त के राज्य में शामिल थे। कौन? संपूर्ण बिहार उत्तर प्रदेश। इसके बाद समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त अभिलेखों और सिक्कों पर इन्हें प्रक्रमांक, अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रम, सर्वराज्योच्छेता आदि उपाधियां प्रदान की गई थी। इतिहासकार स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और किसने कहा है? तो स्मिथ ने कहा है। उत्तरापथ के द्वितीय अभियान में 9 राजाओं को विजित किया। उत्तरापथ के द्वितीय अभियान में 9 राजाओं को हराया था समुद्रगुप्त ने। और दक्षिणापथ के 12 राजाओं को हराया था। उत्तरापथ के द्वितीय अभियान में 9 राजाओं को हराया था और दक्षिणापथ अभियान में 12 राजाओं को हराया था। विजित किया मतलब जीत लिया था। अशोक के इलाहाबाद स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त के प्रशस्ति उसके संधि विग्रहिक एवं राजकवि हरिसेन ने लिखा है। यानी समुद्रगुप्त के राजकवि कौन थे? तो हरिसेन थे। इसके बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आता है। इसे देवराज, देवगुप्त, देवश्री, विक्रमादित्य आदि नामों या उपाधियों से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या क्या कहा गया है? तो देवराज कहा गया है, देवगुप्त कहा गया, देवश्री कहा गया है, विक्रमादित्य कहा गया है। इन नामों से उन्हें नवाजा गया है। इसने ध्रुव देवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले उसका बड़ा भाई था रामगुप्त था, लेकिन यह कमजोर और कायर था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त को हत्या कर देता है और उसकी पत्नी जो ध्रुव देवी थी, ध्रुव देवी से शादी कर लेता है, अपने भाभी से शादी कर लेता है। इसके बाद है इसने यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश
रुद्रसेन द्वितीय से किया था। वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। इसके बाद है चीन के यात्री फाहियान ने इसके समय में ही भारत की यात्रा की थी। चीन की यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही भारत की यात्रा की थी और लगभग 14 वर्ष तक भारत में रहा। फाहियान लगभग 14 वर्ष तक भारत में रहा। फिर है ऐसा माना जाता है कि उसके दरबार में रत्न विराजमान थे। रत्न विराजमान थे। ये चंद्र द्वितीय के दरबार में जो था कितना 9 रत्न, यहाँ हो जाएगा 9 रत्न, 9 रत्न, रत्न नहीं या 9 हो जाएगा। 9 रत्न विराजमान थे उनके दरबार में। 9 रत्न विराजमान थे। 9 रत्न में कौन कौन था? कालिदास थे, धन्वंतरी थे, छपनक थे, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घट करपर, बड़ामिहिर, बरु रुचि जैसे विद्वान इसमें शामिल थे। इसके बाद है कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख से कुमारगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कहाँ से? मंदसौर अभिलेख से कुमारगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो कुमारगुप्त के काल में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के काल में हुआ था। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण किया था। महेंद्रादित्य की उपाधि किसने धारण किया था? तो कुमारगुप्त ने धारण किया था। इसके बाद स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने मलेच्छों यानी हूनों के आक्रमण को विफल कर दिया था। जब मलेच्छ या हून ने जब आक्रमण किया था तो स्कंदगुप्त ने उसे विफल कर दिया था। उसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था, फिर से उसको बनवाया था। यानी सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य ने निर्मित करवाया था। सुदर्शन झील को निर्मित किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य काल के जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके द्वारा निर्मित करवाया गया था। लेकिन उसका पुनरुद्धार किसने करवाया? तो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था किसने? तो स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। कोहम अभिलेख के अनुसार उसकी उपाधि शक्रादित्य थी। कोहम अभिलेख के अनुसार उसकी उपाधि किस शक्रादित्य की उपाधि मिला था? किसको? स्कंदगुप्त को। उसने चीन में अपना राजदूत भेजा था। स्कंदगुप्त ने चीन में अपना राजदूत भेजा था। फिर अगला है पाल वंश आता है। इसके बाद आता है पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और गोपाल 750 ईस्वी से 770 ईस्वी लगभग 20 वर्ष तक शासन करता है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था और 720 से 750 ईस्वी तक शासन करता है, यानी 20 वर्ष तक शासन करता है। बिहार उसके राज्य में शामिल थे। गोपाल के राज्य में बिहार शामिल था। गोपाल ने उदंतपुरी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की स्थापना की जो बिहार शरीफ नालंदा जिला में स्थित थे। गोपाल ने ही उदंतपुरी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की स्थापना की जो बिहार शरीफ नालंदा में स्थित थे। इसके बाद गोपाल के बाद आता धर्मपाल फिर 770 से 810 ईस्वी तक, यानी ये 40 वर्ष शासन करता था। गोपाल 20 वर्ष शासन किया था और उसका पुत्र धर्मपाल आता है जो 40 वर्ष तक शासन करता है, यानी 770 से 810 ईस्वी तक शासन करता है। इसी के समय त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके समय में हुआ था? तो धर्मपाल के समय में हुआ था। प्रतिहार नरेश वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया। आगे चलकर राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव था, तो राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने धर्मपाल और वत्सराज दोनों को पराजित किया। पहले वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया, अब जो ध्रुव था, राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव जो था, वह धर्मपाल और वत्सराज दोनों को पराजित कर दिया। ध्रुव के दक्षिण लौटने पर, ध्रुव जब यहाँ से दक्षिण चला गया, लौटने पर धर्मपाल ने कनौज पर आक्रमण कर इंद्रायुध को पराजित कर अपने समर्थक चक्रायुध को कनौज के सिंहासन पर बैठाया। कनौज पर इंद्रायुध और चक्रायुध में संघर्ष चल रहा था। तब जब ध्रुव दक्षिण में चला गया, दक्षिण की ओर चला गया, तो फिर धर्मपाल आक्रमण करता है कनौज पर और उसमें जो
उसके पक्ष वाला था, धर्मपाल के पक्ष वाला था चक्रयुध। तो इंद्रयुध को हरा करके और चक्रयुध को कनौज का सिंहासन पर बैठा देता है। फिर धर्मपाल के समय ही प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय यानी वत्सराज का पुत्र था नागभट्ट द्वितीय, जो वत्सराज धर्मपाल को हराया था उसी का पुत्र था नागभट्ट द्वितीय। तो धर्मपाल के समय ही प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय यानी वत्सराज के पुत्र ने मुंगेर तक के क्षेत्र कुछ समय के लिए विजित कर लिया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो धर्मपाल ने किया तथा बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। इसके बाद है विक्रमशिला महाविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर जिले में शहर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व के अंतिचक गांव में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है या महाविद्यालय कहाँ है? तो विक्रमशिला महाविद्यालय और विश्वविद्यालय जो है भागलपुर जिला के शहर से भागलपुर शहर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में अंतिचक गांव में स्थित है। कहाँ? अंतिचक गांव में स्थित है। इसके बाद सोमपुरा महाविहार जो पहले भारत में ही था अब बांग्लादेश में पड़ गया है। सोमपुरा महाविहार बांग्लादेश के नौगांव जिले के पहाड़पुर गांव में है। का निर्माण ने धर्मपाल ने करवाया था, यानी सोमपुरा महाविहार का निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। वर्तमान में यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। इसके बाद है धर्मपाल को अभिलेखों में परम सौगात कहा गया। धर्मपाल को अभिलेखों में क्या कहा है? परम सौगात कहा गया है। गुजराती कवि शोडल ने इसे उत्तरापद स्वामी कहा है। उस गुजराती कवि शोडल कहा है किसको? धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी कहा है। इसके बाद धर्मपाल के बाद था देवपाल। देवपाल जो है 810 से 850 ईस्वी लगभग यह भी 40 वर्ष तक शासन करता। धर्मपाल भी 40 वर्ष शासन किया था और देवपाल भी 40 वर्ष तक शासन करता है, यानी 810 से 850 ईस्वी तक। इसने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया। मुंगेर को किसने राजधानी बनाया? तो देवपाल ने बनाया। इसने जावा सुमात्रा जो इंडोनेशिया में पड़ता है कि शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव को नालंदा में विहार बनवाने के लिए 5 गांव प्रदान किए थे, दान दिया था उसको। इसके बाद है महिपाल। इसने पाल वंश की पुनर्स्थापना का संस्थापक का श्रेय दिया जाता है, यानी महिपाल क्या किया? पाल वंश का फिर से स्थापना किया था। तो इस तरह से बिहार से संबंधित एक तीसरा वीडियो था और इससे आगे फिर अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।